सांझ टीवी में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कॉलमैन हैंडली की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तकनीकी गड़बड़ी के कारण आज गवाही नहीं हो पाएगी। हैंडली पर गवाही अब गुरुवार को होगी, इसकी जानकारी सरकारी वकील उज्ज्वल निगम ने दी। हैंडली 26/11 आतंकवादी हमले के मामले में यहां एक अदालत में लगातार तीसरे दिन गवाही देने वाला था। हैंडली से 26/11 मामले में सरकारी गवाह के रूप में जिरह की जा रही है। हैंडली ने गुप्त स्थान से गवाही देते हुए मंगलवार को विशेष न्यायाधीश J.A. सनप को बताया था कि ISI विभिन्न आतंकवादी संगठनों को वित्तीय, सैन्य और नैतिक सहयोग देकर उनकी मदद कर रहा है। पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकी डेविड कॉलमैन हैंडली ने कल भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों और मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर को निशाना बनाने की विफल योजना का खुलासा भी किया। फैजाबाद में भगवान राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले बिहार के वकील चंदन कुमार सिंह पर फैजाबाद कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई गई है। गौरतलब है कि सीतामढ़ी कोर्ट के वकील चंदन कुमार ने माता सीता के उत्पीड़न के मामले में भगवान श्री राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ अब इसी मामले में वकील चंदन के खिलाफ फैजाबाद कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट मीनाक्षी सोनकर की कोर्ट में परिवाद दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दी गई है। कोर्ट में बहस के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया है। जी हां, आम बजट के बाद आपका मासिक किराने का बिल बढ़ सकता है। सरकार कुछ चीजों पर एक्साइज ड्यूटी में मिल रही छूट खत्म करने पर विचार कर रही है। साथ ही कई वस्तुओं पर अभी तक लग रहे सबसे कम टैक्स रेट को बढ़ाया जा सकता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की राह बनाने के मकसद से ये सब करने की तैयारी है। ग्रीन टी, डेयरी स्प्रेड्स, योगर्ट, चीज़, आइसक्रीम, फ्रोजन फ्रूट प्रोडक्ट्स, पास्ता, रेडी टू ईट फूड्स, पैकेज फूड, जूस और सोया मिल्क पर या तो एक्साइज ड्यूटी लगाई जा सकती है या जिन मामलों में ये पहले से लग रही है इनमें से 12.5% के स्टैंडर्ड रेट तक बढ़ाया जा सकता है। इनमें से कई प्रोडक्ट पर अभी या तो एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है या 6% तक लग सकती है। पानीपत में रिहायशी इलाके में अवैध तौर पर शॉपिंग मॉल बनाने के मामले में लोकायुक्त रजिस्ट्रार कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता RTI एक्टिविस्ट PP कपूर ने 25,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट देकर अवैध शॉपिंग मॉल मालिक पानीपत के DC तत्कालीन ADC पानीपत का नारकोटिक्स करवाया जाए, जिस पर रजिस्ट्रार ने सभी को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि जो जांच लोकायुक्त के माध्यम से सरकार कर रही थी उसकी जांच रिपोर्ट पानीपत के उन्हीं उपायुक्त ने की जिन पर आरोप है कि ऐसे में जांच भी सवालों के घेरे में है। इसको देखते हुए रजिस्ट्रार ने फिर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। पानीपत के रिहायशी आवासीय क्षेत्र मॉडल टाउन में आवासीय क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति ने कोठी का नक्शा पास कराकर वहाँ 3 मंजिला जो है अवैध शॉपिंग मॉल बनाना शुरू कर दिया और उसमें जो है धांधली करके जो है भ्रष्टाचार करके अधिकारियों ने, जो नगर निगम के अधिकारी थे, उच्च अधिकारी, तत्कालीन नगर निगम के आयुक्त, कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर, इन्होंने रिश्वत लेकर जो है उसको जो है सील पहले लगा दी और फिर बाद में सील खोल दी। तो आज जो है इसकी सुनवाई थी माननीय रजिस्ट्रार महोदय के पास, लोकायुक्त के पास। तो आज मैंने यहाँ पर 25,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट दिया है लोकायुक्त रजिस्ट्रार को और मैंने ये मांग करी है कि उस टाइम के जो कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर और भवन मालिक का, जो मॉल मालिक का, इनका लाई डिटेक्टर टेस्ट हो ताकि इनका झूठ पकड़ा जाए कि इन्होंने कितनी रिश्वत का इसके अंदर लेन देन हुआ है। क्योंकि मैंने ये सारा साबित कर दिया अपने तथ्यों के आधार पर और RTI के आधार पर कि इसके अंदर पूरी तरह से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। क्योंकि जब उस टाइम जो कमिश्नर थे उनको सील लगाने का कोई नियम नहीं था हरियाणा के अंदर और तमाम अधिकारियों ने, टेक्निकल स्टाफ था, उन्होंने ये रिपोर्टें करी बार बार कि इस बिल्डिंग को गिराया जाए, ये नॉन कंपाउंडेबल है। लेकिन उन सब की अवहेलना करके उस टाइम के जो कमिश्नर थे और आज के DC हैं पानीपत के, उन्होंने उसको सील लगा दिया और फिर 8-9 महीने तक बार बार मीटिंगें करते रहे, उसको टाइम देते रहे। और जिस दिन DC पानीपत के जो है ट्रांसफ़र के ऑर्डर आ गए 30 जनवरी 2014 को, उन्होंने अगले दिन अभी रिलीव नहीं हुए थे, उस दिन वहाँ पर सुनवाई का, हियरिंग का मौका बनाकर और उसकी सील खोल दी गई। पंजाब में चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने को लेकर आम आदमी पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है।
जिसे लेकर चंडीगढ़ में पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह की अध्यक्षता में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। बैठक के उपरांत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए दिल्ली डीडीसी के चेयरमैन आशीष खैतान ने बताया कि पंजाब विधानसभा चुनाव का मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए आम आदमी पार्टी पंजाब में 15 मार्च से 15 अगस्त तक पंजाब डायलिसिस अभियान चलाएगी। उन्होंने बताया कि इस घोषणा पत्र का ब्लूप्रिंट पंजाब के किसानों, युवा पीढ़ी, महिलाओं, मजदूरों, व्यापारी, उद्योगपति, एनआरआईज और सरकारी कर्मचारियों से राब्ता कायम कर तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसानों की आत्महत्या, ड्रग्स, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, महिलाओं और दलितों के खिलाफ अत्याचार, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं और हाउसिंग जैसे मुद्दों को प्रमुख रखकर चुनाव मैनिफेस्टो का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा और हर विधानसभा क्षेत्र में अगले 6 माह में लोगों से इन सभी मुद्दों पर सुझाव भी लिए जाएंगे। आज पार्टी के साथियों के साथ, कुछ बुद्धिजीवियों के साथ मीटिंग हुई और ये तय किया गया कि समाज के जो सभी बड़े वर्ग हैं उनके साथ चर्चा करनी है और किन बड़े मुद्दों पे चर्चा करनी है और उसका फॉर्मेट कैसे बनाया जाए उस पर चर्चा हुई। अगली कितनी देर में इसका ब्लू प्रिंट तैयार होगा और किस किस तरह के मुद्दे हैं, किन किन तरह के लोगों के साथ राब्ता कायम करें? देखिए, लोगों के साथ हर स्तर पर राब्ता कायम करना है। मुद्दे जो बड़े हैं, आज किसानों की आत्महत्या, ड्रग्स का मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, महिलाओं पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, किसानों के बहुत सारे मुद्दे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है और बिजली पानी के मुद्दे हैं। इस तरह के तमाम मुद्दों पर, बड़े मुद्दों पर जनता के साथ संवाद करेंगे और समाज के सभी वर्गों के साथ संवाद करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो आम आदमी पार्टी से किस तरीके की पंजाब की उम्मीद करते हैं। एक नौजवान आम आदमी पार्टी से किस तरह के पंजाब की इच्छा करता है, वो उसके सपनों का पंजाब कैसा होना चाहिए, उसके सपनों की सरकार कैसी होनी चाहिए, क्या नीतियाँ होनी चाहिए, इस पर चर्चा होगी। देखिए, 15 मार्च से लेकर 15 अगस्त तक पूरे पंजाब में पंजाब का आम आदमी, पंजाब की जनता अपने लिए खुद से मैनिफेस्टो बनाएगी। वो प्रोसेस शुरू हो रहा है और 117 असेंबलीज़ के अंदर सभाएं होंगी। अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर 10 इशू हमने आइडेंटिफाई किए हैं, रिलेटेड टू यूथ, रिलेटेड टू फार्मर्स, रिलेटेड टू विमेंस, अलग अलग लेबर, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग वर्ग के साथ बातचीत होगी और उसके बाद एक स्टेट लेवल पे उसी इशू के ऊपर डायलॉग होगा। हम उनके मुद्दे को शामिल करेंगे। ये जो मैनिफेस्टो बनेगा, ये हमारा जनता के साथ एग्रीमेंट होगा, करार होगा। जो हम इसमें लिखेंगे वो जुमला नहीं होगा, वो झूठा वादा नहीं होगा, वो खोखले वादे नहीं होंगे, बल्कि उसको हम पूरा करके दिखाएंगे जैसे हमने दिल्ली में किया है। तो ये पंजाब के लोग, अपने देश में पहली बार ऐसा हो रहा है और वो आम आदमी पार्टी कर रही है कि जनता अपने लिए खुद से मुद्दे निर्धारित कर रही है और उसका समाधान निर्धारित कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से चलाई गई तीर्थ दर्शन यात्रा ट्रेन 6 दिनों के बाद दोबारा नाभा पहुंची। इस मौके पर हजारों की तादाद में संगतों की तरफ से श्री हजूर साहब के दर्शन करके वापस नाभा पहुंचे। इस मौके पर नाभा के कई मुख्य हस्तियां यहां पर मौजूद रही, जिन्होंने मुख्यमंत्री का इस मौके पर धन्यवाद भी किया। ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਥੋਂ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲਕਾ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। हरियाणा के गुड़गांव में 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस पर भारत केसरी कुश्ती दंगल का आयोजन करवाया जाएगा। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री अनिल विज ने बुधवार को चंडीगढ़ में कुश्ती से जुड़े विख्यात खिलाड़ियों तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में ये जानकारी दी। खेल मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा इस प्रकार का आयोजन हर वर्ष करवाया जाएगा ताकि देश व प्रदेश में कुश्ती के प्रति उत्साह बना रहे। इस आयोजन में न्यूनतम 17 वर्ष के खिलाड़ी भाग लेंगे, जिनका न्यूनतम भार 80 किलोग्राम हो सकेगा।
इसमें ऑल इंडिया रेलवे विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी, पुलिस विभाग, ऑल इंडिया सर्विसेज तथा विभिन्न प्रदेशों के राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ी भी भाग ले सकते हैं। नई दिल्ली व कोलकाता में आयोजित 2 रोड शोज के प्रति उद्यमियों की जबरदस्त प्रतिक्रिया एवं निवेश प्रस्तावों से उत्साहित हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 10 फरवरी 2016 को चेन्नई में तीसरे निवेशक रोड शो का शुभारंभ करेंगे। हरियाणा उद्योग विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इन रोड शोज का आयोजन घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए हरियाणा को निवेश के एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। चेन्नई में आयोजित रोड शो में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विभिन्न उद्योगों के प्रमुखों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ 1-to-1 की बैठक भी करेंगे। आसान कमाई और नशे का खर्चा पूरा करने के लिए आज की पढ़ी लिखी भी गुनाहों की जिंदगी में कदम रखती जा रही है। चंडीगढ़ पुलिस ने चंडीगढ़ के एक व्यापारी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए साइबर क्राइम करने वाले 3 युवकों को पकड़ा, जो लोगों से फोन पर उनके बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेकर उनके खाते से या तो पैसे निकलवा लेते थे या उन कार्डों से शॉपिंग कर लेते थे। साइबर क्राइम ब्रांच चंडीगढ़ ने इन 3 युवकों को कई सिम कार्डों सहित पकड़ लिया। ये लोग फोन करके बैंक वाले बनकर लोगों से उनके कार्ड के बारे में जानकारी लेकर उनके खाते से पैसे निकलवा लेते थे। आज चंडीगढ़ के एसएसपी सुखचैन सिंह गिल ने पत्रकार वार्ता के दौरान इस बात का खुलासा किया। एसएसपी गिल ने बताया कि तीनों युवा 20 से 22 साल उम्र के हैं और सभी अच्छे घरों से हैं। इस बात की जांच चल रही है कि ये क्यों ऐसी वारदातें करते थे। चंडीगढ़ के निवासी हरजीत सिंह की शिकायत पर उसके खाते से 23,850 रुपये की शॉपिंग उसकी जानकारी के बिना की गई। चंडीगढ़ पुलिस ने 3 फरवरी 2016 को FIR नंबर 66 में धारा 420 IPC और 66C 66D IT एक्ट का मामला सेक्टर 17 के साइबर सेल में दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। ट्रांजैक्शन जिसका उसे कोई नॉलेज नहीं थी, तो जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो एक फ़ोन से उसको कॉल आई थी जिस नंबर से उन्होंने उससे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, CVV और पासवर्ड जो उससे लिया था। तो जब हमने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसमें हमने लॉगिन जो IP यूज़ हुआ था वो और जो अलग अलग साइट्स पे यूज़ हुआ था उनसे हमने जब डेटा लिया तो इसमें 3 लोगों को हमने अब तक अरेस्ट किया है, जिसमें जो मेन अक्यूज़ है वंश अरोड़ा है, आशीष मेहता है और तीसरा रवि शर्मा है। और तीनों से जो ट्रांजैक्शन ये वाली हुई है ये तो रिकवर हुआ ही है, साथ के साथ 15 सिम कार्ड और मिले हैं और जिससे हमें लग रहा है कि इन्होंने और भी काफ़ी लोगों को चीटिंग किया है। जो इन्होंने वर्बली अब तक ड्यूरिंग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन माना है कि 20 से 25 लोगों को ये 1 महीने में इस तरह के फ्रॉड के लिए वो वर्गलाते थे लोगों को जिनके साथ ये फ्रॉड करते थे। अभी इनको हम कोर्ट में प्रोड्यूस करके इनका पुलिस रिमांड लेके वी विल इंटेरोगेट एंड इन्वेस्टिगेट और मुझे उम्मीद है कि इनसे काफ़ी केसेस हमारे सॉल्व होंगे। इनके बैकग्राउंड क्या है और इनकी उम्र कितनी है? ये तीनों ही 22-23 के आसपास इनकी एज है और इनमें से 2 ग्रेजुएट हैं और 1 MSc कर रहा है और तीनों के तीनों का बैकग्राउंड इकोनॉमिकली अच्छी फैमिली से हैं ये और कस्टमर सर्विस केयर सेंटर चला रहे थे।